अब हम देखते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस को। ठीक है जी। जोसेफ कॉनरेड का इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है। पॉलिश राइटर है और यानी कि ओरिजिनली पॉलिश है और बाद में वो रहा इंग्लैंड में रहा और लिखा भी उसने इंग्लिश के अंदर। तो ये उसके इंट्रोडक्शन की बातें वो हम काफ़ी कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली एक ऐसा नॉवल था जिसको इसने अपने रियल एक्सपीरियंस पे बेस किया। कॉनरेड का रियल एक्सपीरियंस था कॉन्गो में और कॉन्गो में रहने का। और ये तब मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था कि कॉन्गो डायरी लिखी थी उसने जब वो कॉन्गो में था और जो कुछ भी उसने वहां पे देखा उस सब को उसने उसमें लिखा हुआ है। और कॉन्गो डायरी अगर आप पब्लिश फॉर्म में देखें तो उसके अंदर उसने फोटोग्राफ्स भी रखी हुई हैं, आइवरी की फोटोग्राफ्स के कि कितने कितने बड़े हाथी दांत उन्होंने वहां से लिए थे अफ्रीका से, जो स्मगल किए। और उसके अलावा उसने जो अफ्रीकन्स थे जिनको स्लेव बनाया गया था उनकी भी तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर आपको नज़र आती हैं। तो कॉन्गो डायरी असल में इसका सोर्स मटेरियल जो था इस नावल का वो कॉन्गो डायरी है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में एक कैरेक्टर उसने दिखाया है मिस्टर कर्ट्स, और एक कैरेक्टर है जो नावल को नरेट कर रहा है वो है मार्लो। तो मार्लो भी एक वेस्टर्न बंदा है और मिस्टर कर्ट्स जो है ये भी एक वेस्टर्न बंदा है और ये दोनों गए हैं अफ्रीका में। पहले कर्ट्स पहले का गया हुआ है और मार्लो उसके बाद जाता है और कई साल बाद जाता है और फिर वो नरेट करता है सारा इंसिडेंट कि उसने मिस्टर कर्ट्स को कैसा देखा था। पूरे नॉवल के अंदर हम अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन हमें नजर नहीं आती, लेकिन जो वेस्ट की एट्रोसिटीज हैं, जो मजालिम ये ढा रहे हैं वहां पे। फ्रेंच कॉलोनी थी कॉन्गो में, बेल्जियन कंपनी थी सॉरी, जिसके थ्रू मिस्टर मार्लो जो है वो जाता है और मिस्टर कर्ट्स भी उसी बेल्जियन कंपनी के थ्रू वहां पे गया था। और ये जो एरिया है ये फ्रेंच कंट्रोल के अंदर था बेसिकली, जिसकी एरिया की ये बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्गो की। और इसके अंदर वो दिखाता है कि जो वाइट पीपल हैं जितने भी वेस्टर्न हैं वो यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन के लिए नहीं आए हुए, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हुए हैं। शुरू से जो है ना वो एक दिखाना शुरू जब करता है अफ्रीका के अंदर, राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम देखते हैं कि जुल्म जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रक्शन के आसार नजर आने शुरू हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ मटेरियल ही नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन भी है। मिस्टर कर्ट्स यहाँ पे आया क्यों था? बेसिकली वो एक रिसर्च करने के लिए आया था और रिसर्च क्या थी कि इन लोगों के जो एंशंट पीपल हैं या नेटिव पीपल हैं इनकी कस्टम्स किस किस्म की हैं और इनके कल्चर के ऊपर वो रिसर्च करने बेसिकली आया था। और उसने उस पर रिसर्च की भी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जितना उसको नजर आया कि आइवरी से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, उसने आइवरी से प्रॉफिट हासिल करना शुरू कर दिया। और करप्शन है एक तरह से, और इस करप्शन के अंदर वो सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि उनकी सारी कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है और इवन जो कॉलोनाइजर हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। कॉलोनाइजेशन का बेसिक पर्पस जो यहाँ पे हमें नजर आता है, जो इसे हाईलाइट जिसे इसने किया है, वो ये है कि कॉलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने जाके किसी कंट्री को सिविलाइज करना होता है। कहते यही हैं कि हम सिविलाइज करने आए हैं और यहाँ के लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। अफ्रीका का हमें एक बारबेरियन स्टाइल में दिखाया हुआ है कि अफ्रीकन जो हैं वो बारबेरियंस थे और वो उन्हें किसी चीज़ का ढंग नहीं है, इंसानों को खाते हैं वो, ये सारा रूम गप्पे हैं बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है कि वो इंसानों को खाने वाला कोई ट्राइब है। ठीक है, इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई इंसानों को खाने वाला ट्राइब जो है आदम खोर ट्राइब कोई भी नहीं है। और इसी तरह कि वो जी अपने पता नहीं क्या क्या उन्होंने जुल्म के उनके जो है ना वो दिखाए होते हैं। तो जुल्म और ये सारी जो बातें हैं इस तरह का कुछ भी नहीं है वहां पे। ये सिर्फ इसलिए पोज किया गया ताकि उधर अटैक किया जा सके। ठीक है, इसकी रिसेंट मिसाल आप देख सकते हैं, इराक पे जो अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, वो किस वजह से किया था कि जी इनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जब सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया एंड पे उन्होंने कहा जी हमें गलती लगी थी। सारा कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने बड़े आराम से कहा कि जी हमें गलती लगी थी।
कि वहां पे वेपन्स हैं मैस डिस्ट्रक्शन के। तो ये सिर्फ अमेरिका की स्टोरी नहीं है, ये पीछे से जब से इन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू किया है तब से यही स्टोरी है इनकी। ये बरसीर के अंदर भी कॉलोनाइज करने के लिए इन्होंने क्या कहा, हम सिविलाइज करने आए हैं, ठीक है। और फिर एक जो मुस्लिम्स के पास क्योंकि हुकूमत थी, तो इन्होंने मुस्लिम्स का एक बड़ा नेगेटिव किस्म का रोल दिखाया। और ये आपने अपनी जो बुक्स हैं उनके अंदर भी पढ़ा होगा कि मुसलमानों के पास मईशत भी नहीं थी, मुसलमान जो है वो एजुकेटेड भी नहीं थे, और हिंदू जो है बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे इनके मुकाबले में, और इस तरह की बातें आपने बड़ी सुनी होंगी, ठीक है। ये असल में सारी जो बातें हैं ये हवाई बातें हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। मैंने पहले भी एक दिन रेफर किया था, विलियम डालरम्पल का एक रिसर्च नॉवल है। रिसर्च नॉवल एक नया जॉनर है जिसके अंदर इतना भी नया नहीं है लेकिन एक तरह से मॉडर्न जॉनर है, जिसके अंदर आप नॉवल का जो सोर्स मटेरियल वो रिसर्च बेस पे लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं इकट्ठा कर लेते, फिक्शनल नहीं होता। फिक्शनल स्टोरी भी एक उसमें चल रही होती है, लेकिन उसका जो रिसोर्स मटेरियल होता है वो उसने रिसर्च की बुनियाद पर उठाया होता है, ठीक है। तो विलियम डालरम्पल जो है ये इंडिया के अंदर गया और इसने वहां जाके पुराने रिकॉर्ड्स को सर्च किया। बहुत सी उसने उसका जो इंट्रोडक्शन है अगर आप उसको पढ़ें, द लास्ट मुगल, तो लास्ट मुगल के अंदर उसने अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कोई मेरा ख्याल है 100 या 100 तो नहीं चले 70 पेजेस का ऑलमोस्ट उसने इंट्रोडक्शन लिखा है। और उस इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि किस तरह उसने इस नॉवल को प्रोक्योर किया, ये पूरे इसका जो सोर्स है वो उसको कहाँ से मिला। और नॉवल जो है वो 500 पेजेस का है ऑलमोस्ट, और अच्छा खासा जखीम नॉवल है। लेकिन उसको जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर उसने कई रेफरेंसेस इस तरह के दिए हुए हैं कि ये स्पेशली जो है ना वो मुस्लिम्स के खिलाफ टारगेट किया जा रहा था उन्हें, और मुस्लिम्स की टारगेट किलिंग की जा रही थी बेसिकली। वो इसीलिए कि इनसे हुकूमत लिया तो ये कहीं दोबारा ना जाग लें। बिल्कुल वही स्टोरी है जो कॉनकवो की स्टोरी है। कॉनकवो और उसके जो ट्राइब है, इनके जो लीडर्स थे उनको क्यों डिस्ट्रॉय किया, उनको क्यों काबू किया गया, सिर्फ इसलिए कि इनके नीचे वालों को काबू करना बड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो हमेशा जो लीडरशिप है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो रूलिंग क्लास ना भी हो, दूसरी एक और क्लास होती है जिसका अवाम के ऊपर बहुत गहरा असर होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो रिलीजियस क्लास थी, इसीलिए इन्होंने उसको हिट किया, ठीक है, और इतना डैमेज किया कि अभी तक वो इससे दोबारा बाहर नहीं आ सकी, ठीक है। और अब आजकल की बात मैं कर रहा, ये हम बात कब की कर रहे हैं, 47 के जो टाइम पीरियड है ये हम उस वक्त तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1947 जब ये अभी कॉलोनी में थे हम। अच्छा, इसके बाद हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर इसने एक और पॉइंट जो एस्टैब्लिश किया वो ये था कि वेस्टर्न पीपल यहाँ से रिसोर्सेज ड्रेन करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। एक तो ये कि उनको सिविलाइज करने नहीं आए, दूसरे बात क्या है कि वो उनको अपने यानी कि अपने मोटिव्स के लिए आए हैं, और फिर इसके अंदर ही ये बात शामिल है कि वो क्या करने आए हैं, वो यहाँ से रिसोर्सेज ड्रेन करने के लिए आए हैं, ठीक है। जहां जहां पे उनको रिसोर्सेज नजर आते हैं वहां वहां से वो रिसोर्सेज निकालते हैं और अपने मुल्क में ले जाते हैं, ठीक है। और बरसगीर के अंदर एक दिन हमने पहले कोहिनूर का जिक्र किया था, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे खुदाइयां हुई, बहुत ज्यादा लेके गए। और आपको पता है रेलवेज क्यों बनाई गई थी, ठीक है। रेलवेज इसीलिए बनाई गई थी, इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आम आवाम इस पे सफर करेगी, आम आवाम को तो अलाउड ही नहीं था रेलवे, ठीक है। जो थर्ड क्लास पे अलाउड था इंडियंस को, और वो भी बगैर छत के होती थी, जिस तरह जानवरों की गाड़ी होती है इस तरह की वो थी। तो असल में उन्होंने इसलिए किया था कि हमारी जो गुड्स हैं वो स्पीडीली ट्रांसफर हो, ठीक है। और उनको स्पीडीली ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने ये रेलवेज का निज़ाम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। अमेरिका के अंदर भी इसीलिए डेवलप किया गया था रेलवेज का सिस्टम कि रेड इंडियंस को डिस्ट्रॉय किया गया, और रेड इंडियंस को जिस तरह डिस्ट्रॉय किया उन्होंने फिर वो रेलवेज स्टैब्लिश की। तो ये हिस्ट्री बड़ी एक मजेदार सी हिस्ट्री बनती है इन पोस्ट कोलोनियल वर्ल्ड की अगर आप देखें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो हम देखते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट में, वो दिखाता है कि लोगों को बेड़ियां डाल के उनसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। और उन्हें कहा क्या जा रहा है कि ये एनिमीज है हमारे। तो जो मार्लो है जो इसका नरेटर है, वो बड़ा हैरान होता है कि इनको एनिमीज कौन कह सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल कमजोर और मरने के करीब, जिस तरह के आपने वो देखे होंगे अफ्रीका के आजकल भी जो यूएनओ जिनके ऊपर बड़े सेमिनार्स वगैरह करता रहता है और कॉन्फ्रेंसेस करता रहता है, तो उन लोगों के अगर आपने हालात आप भी देखे हो तो उनसे कौन कौन लड़ाई कर सकता है उनमें से,
ठीक है, उनके हालात इस तरह के कर दिए जाते हैं। अब वो किस तरह हालात इस तरह करते हैं, उनकी जो सारी वेल्थ है या जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, और इसीलिए उनको कमज़ोर किया जाता है कि जब वो फिजिकली वीक होते रहेंगे तो साथ साथ उन मेंटली वीक ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और काम, वो क्या कि लेबर उनसे करवाई जाती है, और लेबर इतनी करवाई जाती है कि उनको सोचने का मौका ना मिले। ये कैपिटलिज्म की बहुत पुरानी चाल है कि इतनी लेबर करवाई जाए कि बंदे को ये सोचने का मौका ना मिले कि मैं किस चक्कर में फंस गया हुआ हूँ। ठीक है, और बंदा सिर्फ सुबह जाए, शाम को आए और इतना थका हो कि उसको बस ये मैं रोटी खाऊं और मैं सो जाऊं। ठीक है, और उसके बाद वो जो उसको सैलरी मिले उससे वही चीजें खरीदे जो इनको सपोर्ट करती हूँ। इसकी मैं एक इंटरेस्टिंग मिसाल आपको इसी में देता हूँ। हार्ट ऑफ डार्कनेस में उनके जो उन्होंने एक स्टीमर पे जा रहे होते हैं मिस्टर कर्ट्स की तरफ, तो वहां पे इन्होंने अफ्रीकन को रखा हुआ है। तो अफ्रीकन को वो बताता है कि ये सैलरी भी देते थे, और सैलरी क्या थी, वो उनको 9 इंचेस की कॉपर वायर देते थे एक हफ्ते बाद। ठीक है, और वो कॉपर वायर से वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये नियर बाय को विलेज आए तो वहां पे ये कॉपर वायर बेचें और उससे खाना खा लें। और वो रुकती नहीं थी, लेकिन स्टीमर किसी के लिए रुकती नहीं थी कि वो जाके अपना बेचें और उससे खाना खाएं। ठीक है, तो वो कॉपर वायर्स जो हैं उनके लिए यूजलेस हैं वो। ठीक है, और अगर फर्ज करें उनके लिए यूजेबल वो हों भी, वो उनको बेच भी पाए, तो बेचेंगे किसको? अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन को नहीं बेचते थे वो व्हाइट पीपल की ही मार्केट है जिसको वो बेचा जा रहा है। ठीक है, तो जिसको जो आपको सैलरी दी जा रही है वही सैलरी आप जाकर उनको वापस कर देते हैं, उसके बदले आप खाना लेते हैं, बस इतनी सी सैलरी की खाना मिल जाए बस। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इन रियलिटी जो कॉलोनाइजर वर्ल्ड थी या कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड थी, उसके अंदर सैलरीज जो पे की जाती हैं वो इसी पर्पस के लिए दी जाती है, उनको अपीज किया जाता है, यानी कि बस खुश रहें, वो उनका मेंटली वो सुकून में रहें कि हमें सैलरी मिल गई है। लेकिन वो यूटिलाइज को कहाँ पे कर रहे हैं? वो उन्हीं जगहों पे आके यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है 21st सेंचुरी, इसके अंदर मल्टीमीडिया कंपनीज जो है वो यही काम कर रही हैं, एग्जैक्टली यही काम कर रही हैं। ठीक है, आप मल्टी जो नेशनल कंपनीज हैं उनसे, मल्टीनेशनल कंपनीज, मेरा ख्याल है मैं मल्टीमीडिया बोल गया हूँ, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनका असल में पर्पस क्या है? अगर आप देखें तो एक ग्रुप के 5-6 चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, एक ग्रुप की एक चीज नहीं है, एक ग्रुप की कई चीजें हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो मुलाजिम लोग हैं वो कहीं ना कहीं आके उन्हीं चीजों को परचेज कर रहे होते हैं, तो जो उन्होंने सैलरी पे की होती है वो सारी वापस चली जाती है उनकी तरफ। ठीक है, ये जो ब्रांड कॉन्शियस वर्ल्ड एक बना दी गई है, ये किस तरह ब्रांड कॉन्शियसनेस आई है? जब मैं कॉलेज में था, यानी कि ये मीडिया आने से जब आ रहा था भी नया, ये जियो तब लॉन्च हुआ था नया नया, तो उस जमाने के अंदर ये ब्रांड कॉन्शियस कोई भी नहीं था। ठीक है, उस दौर में कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं था, और हमें भी कुछ नहीं पता था ब्रांड्स वगैरह के, ये कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, वो घड़ियों के ब्रांड होते थे तब सिर्फ। ठीक है, ये बस होता था कि ये फलानी घड़ी है, और बस लगता था घड़ियां ही महंगी होती हैं, बस और कुछ नहीं होता। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि ब्रांड्स थे नहीं, ब्रांड्स थे, लेकिन उनकी बूम नहीं थी। ठीक है, अब ब्रांड्स ही ब्रांड्स हैं। आप किसी भी चीज को आप देख लेते हैं, आप किसी जगह पे फूड चेन से नहीं आप बच सकते, आप किसी क्लोथ्स के ब्रांड से नहीं बच सकते, किसी से भी नहीं आप बच सकते। ठीक है, और जो पैसे हमने उनसे लिए होते हैं या सैलरीज मिलती हैं वो सारी उन्हीं को हम वापस कर देते हैं इसी फॉर्म में। ठीक है, और आप देखें हम क्या क्या लेते हैं, आप फोन लेते हैं फर्ज करें। ठीक है, तो ये पैसे आप किसे दे रहे हैं? या पैसे सारे उनको बेच रहे हैं, उनको वापस दे रहे हैं पैसे, जिन्होंने आपको दिए थे वो उन्हीं को वापस कर दिए हैं। ठीक है, आप ब्रांड्स पे जाते हैं तो ये जो सारे लोग हैं, अगर आप गौर करें तो उन्हीं के ब्रांड्स दूसरे भी होते हैं, यानी कि एक फर्स्ट में एक्सप्रेस न्यूज है जिसका, उसकी एक टबैको कंपनी भी है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इदारे उन्होंने स्कूल खोले हुए हैं। ठीक है, जिस तरह ये दुनिया न्यूज है, उनका स्कूल, ये पंजाब कॉलेज उनका है। ठीक है, एक ही बंदे का है दुनिया न्यूज, और साथ उसका पंजाब कॉलेज भी है, और साथ उसने शायद कोई फूड चेन भी खोली जिसका हमें ना पता हो। तो ये करते क्या है, वो सारी तरफ से घूम घूम आगे पैसा उनके पास ही आ जाता है। ठीक है, तो ये एक चक्कर चलाया हुआ था जो कॉलोनाइजर्स थे। ठीक है, और ये उसको थोड़ा सा एक्सपोज करता है। ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस में। तो बहरहाल ये मेरा लेक्चर थोड़ा सा आपके पेपर से डिविएट कर रहा है, मुझे आइडिया है, लेकिन असल में ये मेरी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो यही है, और इसीलिए मैं इसमें ज़रा थोड़ा सा डिविएट कर जाता होता हूँ, ताकि और ज़्यादा डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड करता जाऊँ। अच्छा, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है,
हार्ट ऑफ डार्कनेस में कि मिस्टर कर्ट्स जो है उसकी एक बिलाविड है, बल्कि उसकी एक फियांसी है, और वो फियांसी जो है वो उसकी बेल्जियम के अंदर है, और ये कर्ट्स जो है यहाँ पे कमाई करने के लिए आया हुआ है, और कर्ट्स उसको एक तरह से भूल चुका है, पैसों के लालच में वो उसको भूल चुका है और यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, और जब वो बिल्कुल डेथ बेड पे होता है तब वो वापस जा रहा होता है, और स्ट्रेचर पे डाला होता है उसे, इतना यानी कि चलने के काबिल भी नहीं होता। और वो जब रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, और उसके पास जो लेटर्स होते हैं और वो सारे, वो मार्लो को पकड़ा देता है कि ये जाके तुमने मेरी बिलवेड जो है, फियांसी, बिलवेड भी है और फियांसी भी है, उसको दे देने हैं। और जब ये उसके पास जाता है उसको, और कर्ट्स के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो कहता है अपनी सारी जो लाइफ है उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखता है, और उसके बाद कहता है हॉरर हॉरर, ये उसके लास्ट वर्ड्स हैं कर्ट्स के। यानी कि उसका जो सारा एक्सपीरियंस था अफ्रीका के अंदर वो एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। ठीक है, अब मार्लो जब ये सारे उसकी बाकियात लेके जाता है उसकी बिलवेड के पास, उसकी फियांसी के पास, तो वो उससे पूछती है कि मुझे बस ये बता दो कि कर्ट्स का जो लास्ट वर्ड था या लास्ट वर्ड्स थे वो क्या थे, और ये यहाँ पे आके झूठ बोलता है और कहता है कि उसने तुम्हारा नाम लिया था एंड पे। तो ये सिर्फ इसलिए कि वो ताकि जरा खुश हो जाए और उसकी जिंदगी गुजारने का कोई उसको बहाना मिल जाए। तो बहरहाल ये तो एक उसका पेपर पॉइंट वैसे मैंने कहा शायद आपसे वो ये ना पूछ ले कि उसके लास्ट वर्ड्स जो है वो रियल में क्या थे और उसको कहा क्या गया था, इस तरह की कोई बात पूछ ना लें। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अफ्रीका की जो देखें कि उसके अंदर क्या कुछ कर रहा था, कॉन्गो का ये इलाका है, और कॉन्गो रिवर के अंदर, रिवर के साइड्स पे इन्होंने अपने स्टेशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है, काम इनका ये है कि आइवरी कलेक्ट करते हैं और सारी अपने कंट्री में भेजते हैं, और उसके आइवरी के ऊपर इनको कमीशन मिलता है। ठीक है, जितनी ज्यादा भेजेंगे उतना कमीशन ज्यादा डेवलप होता रहेगा और ये अमीर होते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये इनका यानी कि पर्पस है। और इसके अंदर स्टेशन जो इनके बनाए हुए हैं, इंटीरियर स्टेशन हैं, 2-3 स्टेशन हमें लेके जाता है मार्लो वहां पे, और उनके अंदर अगर हम देखें तो वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, सारे लोग एक दूसरे से आगे भागने के चक्कर में है। और मार्लो वहां पे एक बड़ी अच्छी लाइन इसने लिखी है कॉनरेड ने कि आइवरी रैंग इन द एयर, यानी कि जो आइवरी वर्ड है कि हाथी दांत, जो कि वहां पे गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो उनके लिए कहता है कि हर तरफ जहां भी आप सुनते थे यही आवाज आती थी, आइवरी आइवरी, यही आवाजें आ रही हैं। ठीक है, और कर्ट्स का भी यही सारा सिस्टम था। अच्छा, कर्ट्स ने अपनी जो रिसर्च थी उस पे एंड में एक जो है ना पेंसिल से नोट लिखा था, यानी कि रिसर्च करने के बाद जो उसने इनके जो प्रिमिटिव कस्टम्स के ऊपर उसने रिसर्च की थी, और उसके बाद उसने एंड पे लिखा था एक्सट्रीमिनेट ऑल द ब्रूट्स, यानी कि सारे इन ब्रूट्स जो हैं, ब्रूट्स ये अफ्रीकन, इन सबको मार दिया जाए। ठीक है, ये उसने एंड पे लिखा था, और वो इसलिए उनको मारना चाह रहा है कि यहाँ तो इसके कंट्रोल में आ रही है, उनका लीडर भी बना हुआ है, एक इसने ट्राइब को अपने कंट्रोल में भी लिया हुआ है, बहुत ज्यादा अफ्रीकन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, क्योंकि बहुत जहीना आदमी है, पेंटिंग भी करता है, और बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का पेंटर है, और इसकी एक पेंटिंग भी बड़ी सिंबॉलिक है। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं आपको कि इसने कंट्रोल कैसे किया हुआ है। इसकी आर्ट ऑफ एलोक्वेंस इसमें बहुत ज्यादा है, बड़ी अच्छी स्पीचेस करता है, और उस वजह से ये नेटिव्स को काबू करने में कामयाब हो गया हुआ है। और दूसरा, इसने अपने पास मुख्तलिफ किस्म की गन्स रखी हुई हैं, जो इससे बात नहीं मानता, इसको आइवरी प्रोवाइड नहीं करता, ये उसको वैसे ही मार देता है। ठीक है जी, और पेंटिंग इसकी जो है वो बड़ी सिंबॉलिक है, वो इसलिए कि उसके अंदर इसने दिखाया हुआ है कि कॉलोनाइजर्स जो है वो लाइट लेके आए हैं। एक वो तस्वीर क्या है कि एक लेडी है, बड़ी स्टेटली रॉयल लेडी है, और उसने अपने हाथ में एक कैंडल पकड़ी हुई है, और उस जो कैंडल है या मिशल है उसका जो चेहरा नजर आ रहा है उस औरत के ऊपर, जो उसका अक्स पड़ रहा है वो बड़ा खौफनाक किस्म का है। ठीक है, बड़ा सिनिस्टर हॉरिफिक किस्म का अक्स पड़ रहा है, ऐसा नजर आ रही है उसकी चेहरा। तो दिखाना वो ये चाह रहा है कि ये कॉलोनाइजर्स जो है, ये स्टेटली लेडी असल में कॉलोनाइजर है, और कॉलोनाइजर अपने हाथ में सिविलाइजेशन की मिशल लेके आया है, लेकिन उस कैंडल या मिशल के जो उसके हाथ में है, उससे बजाय इसके रोशनी फैलाने के, उसका अपना मकरूह चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ये जहां पे आके इनका अपना मकरूह चेहरा जो है वो नजर आना शुरू हो गया है अपने आप को, यानी कि कॉलोनाइजर एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिविलाइज वो किसी को नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं, इसलिए वो काफी सिंबॉलिक है। अब आप लोग इसकी समरी जो है वो एक पढ़ लीजिएगा, ओवरऑल समरी के ये। अच्छा, ये कहाँ बैठे, ये स्टोरी
जो है ना एक और बात बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी नरेशन कैसी है। नरेशन इसकी ये है कि जी जब स्टोरी ओपन होती है तो हमें एक यॉट दिखाई जाती है, छोटी सी बोट है जिसके ऊपर 5-6 लोग बैठे हुए हैं और उनके वो सारे लोग जो है बड़े खामोश बैठे हुए हैं और इंतजार क्या कर रहे हैं कि टाइड आएगी तो फिर हमारा सफर शुरू होगा। और फिर मार्लो जो है वो एक बुदा लाइक पोस्टर में बैठा होता है और वो इनको कहता है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और फिर वो इनको स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ से वो स्टोरी जो है ना वो शुरू होती है मार्लो की, वो अपने सारा एक्सपीरियंस दिखाता है कॉन्गो का। ठीक है, बैठे ये एक कश्ती के ऊपर हुए हैं और यॉट है एक, और उसके ऊपर बैठे बैठे ये सारी जो है ना बात हो रही होती है। और इसको हम कहते हैं मेटा स्टोरी या स्टोरी विद इन स्टोरी। ठीक है, एक स्टोरी आउटर स्टोरी है जिसके अंदर मार्लो जो है वह बूढ़ा हो चुका है और वो 2-3 लोग और हैं जिनके साथ वो कहीं सफर पे जा रहा है। और दूसरी जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर से जो स्टोरी निकली है वो मार्लो का माजी है, जिसका जो कॉन्गो का एक इंसिडेंट वो हमें दिखाता है। ले जी, ठीक हो गया। ये हमारा हार्ट ऑफ डार्कनेस भी खत्म हो गया।